हम प्राचीन भारतीय विचारकों की बात करें और प्राचीन यूनानी विचारकों की यदि हम आपसे बात करते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया है, जो मानव जीवन है, जो मानव की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, अब अर्थात मैं यानी वेरिएशन फंक्शन की बात करता हूँ, विभिन्न प्रकार की मानव की क्रियाओं की बात करता हूँ, तो मानव के व्यवसाय आ गए ना, मानव की आर्थिक क्रियाएं, मानव की सांस्कृतिक क्रियाएं, मानव के सामाजिक क्रियाएं, यानी मानव की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर किसके प्रभाव को दिखाया है, मानव की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर प्राकृतिक प्रभाव को दिखाया है। कौन से प्रभाव को दिखाया है, मानव की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, उन मानव की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर कौन से प्रभाव को दिखाया है, मानव की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर जो प्राकृतिक प्रभाव है, नेचुरल इन्फ्लुएंस है, उस नेचुरल इन्फ्लुएंस को दिखाया है, प्राकृतिक प्रभाव को दिखाया है कि मानव का कोई भी कार्य हो, चाहे आर्थिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, चाहे सांस्कृतिक कार्य हो, उन सब पर किसका प्रभाव पड़ता है, उन सब पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। तो प्रकृति मानवीय जीवन के निर्धारण के लिए प्रधान है, तथा मानव क्या है, तथा मानव गौण है, तथा मानव गौण है। और मानव इस प्रकार के जो कार्यों को संपादित करने का कार्य कर रहा है, तो मानव जब प्रकृति मानव को आदेशित करती है तो ही मानव इस प्रकार के कार्यों को करता है, नहीं मानव के पास में ऐसी कोई शक्ति या ऐसी कोई पावर नहीं है कि मानव सब विवेक के द्वारा ऐसे कार्यों को कर सकता है, ठीक है ना, ऐसे कार्यों को कर सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 420 ईसा पूर्व यूनानी एक भूगोलवेता हिपोक्रेट्स की, यानी 420 ईसा पूर्व की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और 420 ईसा पूर्व में एक यूनानी विद्वान हैं हिपोक्रेट्स ने आरापसद एशियाई तथा मेहनती यूरोपीय, यानी 420 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, एक यूनानी विचारक, हम कब की बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं 420 ईसा पूर्व की, कब की बात कर रहे हैं, यानी 420 ईसा पूर्व में 420 ईसा पूर्व में यूनानी विचारक 420 ईसा पूर्व में यूनानी विचारक हिपोक्रेट्स, यूनानी विचारक कौन, हिपोक्रेट्स, यूनानी विचारक हिपोक्रेट्स ने आराम पसंद एशियाई एवं आराम पसंद एशियाई एवं मेहनती यूरोपीय निवासियों की प्रकृति में पाए जाने वाले भिन्नता को पाई जाने वाली भिन्नता को
प्रकृति की उपज बताया। देखिए मैं 420 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, भूगोल वेता है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स महोदय ने क्या कहा है देखिए, यानी 420 ईसा पूर्व में एक यूनानी विचारक है। कौन है? एक यूनानी विचारक हैं। उन यूनानी विचारक का नाम है हिपोक्रेट्स महोदय। कौन? हिपोक्रेट्स महोदय ने आराम पसंद एशियाई लोगों में जलवायु इस प्रकार की पाई जाती है कि यहाँ ये लोग मेहनत कश कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु मानव को कार्य करने के लिए एक्टिव ही नहीं करती है, मानव को सक्रिय ही नहीं करती है। यानी हम एक तरफ तो एशिया महाद्वीप की जलवायु को रखें और दूसरी तरफ हम यूरोप महाद्वीप की जलवायु के मध्य तुलना करें कि एक तरफ तो हम जलवायु को रखे हैं एशिया महाद्वीप की और दूसरी तरफ हम जलवायु को रख रहे हैं यूरोप महाद्वीप की। यदि इन दोनों महाद्वीपों की जलवायु को हम रखते हैं, यानी एक तरफ हम एशिया की जलवायु की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम कौन सी जलवायु की बात करते हैं? यूरोप महाद्वीप की जलवायु की बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप की जलवायु में मानव जितना सक्रिय रहेगा उतना सक्रिय और एक्टिव एशिया महाद्वीप की जलवायु में नहीं रहेगा। तो इस जलवायु का जो प्रभाव मानव पर पड़ा, तो एशिया महाद्वीप का मानव तो क्या मेहनत कश मानव बन गया, यानी यूरोप महाद्वीप की जलवायु ने तो वहाँ के मानव को मेहनती मानव बनाया और एशिया महाद्वीप की जलवायु ने मानव को आराम पसंद प्रवृत्ति का बनाया। इस प्रकार की ये जो भिन्नता पाई जाती है, ये भिन्नता प्रकृति की ही देन है। इस प्रकार की जो ये वातावरण उत्पन्न हुआ है, यह वातावरण किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? यह वातावरण प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? इस प्रकार का ये जो वातावरण उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार के यदि मैं वातावरण की आपसे बात करता हूँ, इस प्रकार का वातावरण हमारे को प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं आपको कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य जो अंतर पाया जाता है कार्यों को लेकर के, वह वहाँ के प्राकृतिक कारक ने ही इस प्रकार का निर्धारण का कार्य किया है। यानी जो हेरोडोटस हैं, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इतिहास का पिता कहते हैं, यानी जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के पिता कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हेरोडोटस महोदय। यदि मैं आपसे बात करता हूँ जो हेरोडोटस महोदय हैं, तो हेरोडोटस ने बताया कि हेरोडोटस ने क्या बताया है, देखिए आप, हेरोडोटस ने बताया कि हेरोडोटस ने क्या बताया है कि हेरोडोटस ने बताया कि मिस्र सभ्यता की उन्नति के संबंध में, किसके संबंध में? जो मिस्र की सभ्यता है, यदि मिस्र सभ्यता की उन्नति के संबंध में यदि हम आपसे बात करते हैं, कहाँ की सभ्यता? यदि हम मिस्र की सभ्यता की उन्नति के संबंध में यदि हम आपसे बात करते हैं, तो मिस्र की सभ्यता की उन्नति के संबंध में जो कारक हमारे पास में आता है, यदि जिस कारक की हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, वह कारक हमारे पास में क्या आ रहा है कि संबंध में उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही संभव हुआ है। हेरोडोटस ने ऐसा कहा है कि जो मिस्र की सभ्यता है ना, मिस्र यानी मिस्र की सभ्यता है, तो मिस्र किसकी देन है? यानी नील नदी की देन है। अर्थात वहाँ पर इस प्रकार के जो अनुकूल भौतिक वातावरण तैयार हुआ है, वो मिस्र की सभ्यता के कारण ही तो हुआ है। यानी वहाँ की प्रकृति ने वहाँ पर क्या प्रदान की है? वहाँ की प्रकृति ने वहाँ पर अनुकूलता प्रदान की है। क्या प्रदान की है? वहाँ की प्रकृति ने वहाँ पर अनुकूलता ये प्रदान की है। जब वहाँ की प्रकृति ने वहाँ पर अनुकूलता प्रदान की है, तो मानव ने उन अनुकूलताओं का, उन उपयुक्तताओं का भरपूर उपभोग किया है और भरपूर उपभोग करके और अपने जीवन की विकास की गति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यदि वह प्राकृतिक दशाएं, यदि वो नील नदी की दशाएं यदि उपयुक्त नहीं होती, तो क्या मिस्र के आसपास में रहने वाला व्यक्ति
यानी अपने जीवन में विकास करता, अपने जीवन में विकास नहीं करता। लेकिन वहाँ का प्राकृतिक जो दशाएं हैं वो मानव के अनुकूल थी, और मानव के अनुकूल होने के कारण से मानव ने अपने उन्नति के द्वार खोले हैं उन प्राकृतिक तत्वों को अपने साथ लेकर के चलने के लिए। हम बात करते हैं प्रसिद्ध जो यूनानी भूगोलवेता हैं। यदि हम प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेता की हम आपसे बात करते तो हमारे पास में प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेता आते हैं कौन? एरिस्टोटल महोदय, अरस्तु महोदय। यदि मैं एरिस्टोटल महोदय की बात करते हैं, हम अरस्तु की बात करते हैं, दो प्रसिद्ध हमारे पास में कौन से भूगोलवेता हैं? प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेता हैं, यानी यूरोप के अपेक्षाकृत ठंडे प्रदेशों के निवासी। यूरोप के अपेक्षाकृत कौन से? यूरोप के अपेक्षाकृत ठंडे प्रदेशों के निवासी, यानी यूरोप महाद्वीप की जलवायु कैसी पाई जाती है? यदि हम आपसे बात करें, जो यूरोप महाद्वीप की जलवायु पाई जाती है वह यूरोप महाद्वीप की जलवायु ठंडी जलवायु होती है, क्योंकि वह उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है। उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित होने के कारण से जो यूरोप महाद्वीप की जलवायु पाई जाती है वो शीतल जलवायु पाई जाती है, ठंडी जलवायु के निवासी। यानी बहादुर तो होते हैं ठंडी जलवायु के निवासी, लेकिन बुद्धि कौशलता में क्षीण होते हैं, यानी उनमें इंटेलिजेंसी पावर नहीं होता है। वो बहादुर तो होंगे, वो निडर तो होंगे, लेकिन सॉरी, यदि मैं निडरता की बात करूं तो निडर होने के साथ साथ उनमें जो बुद्धि कौशलता की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, जो निपुणता की प्रकृति पाई जाती है, वो बुद्धि कौशल जो पाया जाता है वह क्षीण होता है, यानी उनका कम होता है, बहुत कम उनका विकास हो पाता है, तथा अधिक लंबे समय तक स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो लोग। यानी वह लोग अधिक लंबे समय तक क्या रहना चाहते थे? वह लोग अधिक लंबे समय तक स्वतंत्र रहना चाहते थे तथा अपनी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना चाहते थे वह लोग। वह लंबे समय तक स्वतंत्र रहना चाहते थे, यानी उन पर किसी भी प्रकार की संस्था का या किसी भी प्रकार के व्यक्तियों का कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अर्थात एरिस्टोटल महोदय क्या कह रहे हैं, अरस्तु महोदय क्या कह रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप के जो लोग हैं जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, क्योंकि यूरोप महाद्वीप तो उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है ना, नॉर्थ पोलर के पास में स्थित है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर के पास में स्थित है ना, इस कारण से वह लोग बहादुर होते हैं, लेकिन बुद्धि कौशल में क्षीण होते हैं। वह लोग अपने पर किसी का नियंत्रण नहीं चाहते हैं तथा वह लोग राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में अपनी रुचि रखते हैं। किसमें यानी रुचि रखते हैं? वह लोग राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में अपनी रुचि रखते हैं, ठीक है ना, संगठन में रुचि। तथा इसके विपरीत एशिया महाद्वीप के लोग, तथा इसी के विपरीत हम एशिया महाद्वीप की तुलना यूरोप महाद्वीप से कर लेते हैं। इसी के विपरीत यदि हम आए, किसके विपरीत? यूरोप महाद्वीप के विपरीत आए, तो यूरोप महाद्वीप के विपरीत चले तो एशिया महाद्वीप के लोग बुद्धिमान एवं कुशल होते हैं। यूरोप महाद्वीप के लोग क्या होते हैं? यूरोप महाद्वीप के लोग बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमान होने के साथ साथ कुशल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु ने मानव को इस प्रकार की सुविधाएं क्या की हैं? मानव को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। क्या होते हैं? वह व्यक्ति यानी बुद्धि कौशल यानी बुद्धिमान एवं कुशल होते, किंतु यदि यहाँ हम इन लोगों की बात करें कि किंतु आत्मशक्ति के अभाव के कारण इनकी स्थायी दशा पराधीनता और दास की होती है। किंतु आत्मशक्ति के क्षीण होने के कारण से, आत्मशक्ति का मतलब यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण से इन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है एशिया महाद्वीप के लोगों का। तो एशिया महाद्वीप के लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने के कारण से क्या है, इन लोगों का जब सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, यानी ये आत्मिक निर्णय नहीं ले सकते हैं, ये स्वतंत्र होकर के किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो स्वतंत्र होकर के किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते हैं। इस कारण से यदि इन लोगों की बात करें हम
तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही यह लोग क्या रहे हैं, यह लोग, इन लोगों में पराधीनता की प्रवृत्ति, इन लोगों में सेवक की प्रकृति, सेवा करने की ही प्रकृति पाई जाती है, बल्कि ये लोग कभी भी प्रशासक के रूप में कार्य नहीं करे हैं। यानी एक तरफ तो हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की, दूसरी तरफ हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एरिस्टोटल महोदय ऐसा कह रहे हैं, जो प्रसिद्ध यूनानी विचारक हैं, जो राजनीतिक विचारक हैं, जो प्रमुख भूगोलवेताओं में भी शामिल होते हैं, अग्रिम भूगोलवेताओं में, यूनान के भूगोलवेताओं में शामिल होते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि यूरोप महाद्वीप के लोग निवासी होते हैं ठंडे प्रदेश में, तो एशिया महाद्वीप के लोग यदि यूरोप महाद्वीप के लोग, हम मुख्य रूप से बात करें कि यूरोप महाद्वीप के लोग यानी बहादुर होते हैं, तो एशिया महाद्वीप के लोग बहादुर नहीं होते हैं। एशिया महाद्वीप के लोगों की प्रवृत्ति पराधीनता की प्रवृत्ति और सेवक या दास की प्रवृत्ति होती है, बल्कि यूरोप महाद्वीप के लोग यदि बुद्धि कौशल में क्षीण होते हैं, तो एशिया महाद्वीप के लोग बुद्धि कौशल में निपुण होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धि कौशल में क्या होते हैं? बुद्धि कौशल में निपुण होते हैं। क्योंकि यानी यह लोग दास और सेवक की प्रवृत्ति क्यों रखते हैं? क्योंकि इनमें आत्मिक शक्ति की कमी पाई जाती है। आत्मिक शक्ति यानी इनमें जो यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये एशिया महाद्वीप के लोगों में क्या नहीं पाया जाता है? एशिया महाद्वीप के लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं पाया जाता है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा एरिस्टोटल महोदय का कहना है, ऐसा अरस्तु महोदय का कहना है। किसके बारे में? एशिया महाद्वीप के लोगों के बारे में और यूरोपीय महाद्वीप के। तो ऐसा कहने का क्या मतलब है? ऐसा कहने का ये मीन्स है प्यारे विद्यार्थियों, छात्र और छात्राओं, यहाँ पर ये मीन्स है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रकृति प्रभावी है, अर्थात प्रकृति ही जो कुछ ऐसा कर रही है वो सारा प्रकृति के द्वारा ही किया जा रहा है, यानी प्रकृतिवादी विचारधारा के द्वारा ही किया जा रहा है। कि यूरोप महाद्वीप के लोगों में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो एशिया महाद्वीप के लोगों में इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। जब दोनों के मध्य इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो इसके पीछे का ये जो प्रमुख कारण है, यदि इसके पीछे के प्रमुख कारण की अपन बात करते हैं, तो इसके पीछे का जो कारण आ रहा है, वह कारण क्या है? वह कारण यह है कि यदि वहाँ के जलवायु और यहाँ की जलवायु के बारे में यदि हम आपसे बात करते हैं, तो ये जो जलवायु संबंधी अंतर आता है, इस जलवायु संबंधी यदि हम अंतर की बात करते हैं, तो ये जो नेचर संबंधी अंतर है, यानी एरिस्टोटल महोदय ने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा है कि यूरोप महाद्वीप के लोग तो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, बल्कि एशिया महाद्वीप के लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं। इसका मतलब वहाँ की प्रकृति में और यहाँ की प्रकृति में इतना अंतर होता है कि एशिया महाद्वीप के लोग आराम पसंद करते हैं, बल्कि यूरोप महाद्वीप के लोग मेहनत कश लोग होते हैं। अर्थात एशिया महाद्वीप के लोग सेवक और दास की प्रवृत्ति को रखते हैं, बल्कि यूरोप महाद्वीप के लोग अपनी स्वतंत्र संस्था बनाना चाहते हैं, राजनीतिक संस्था बनाना चाहते हैं। राजनीतिक संस्था बनाने का मीन्स हो गया कि वह संपूर्ण संसार पर प्रशासन करना चाहते हैं, वह राज्य करना चाहते हैं। यदि मैं नियतिवादी विचारधारा को, पॉसिबिलिज्म को, यदि मैं डिटर्मिनिज्म को आगे बढ़ाता हूं, तो आगे में आपके पास में जो हमारे पास में मोंटेस्क्यू महोदय हैं, यदि मैं मोंटेस्क्यू महोदय की बात करूं, तो मोंटेस्क्यू ने क्या कहा है कि मनुष्य के जीवन पर जलवायु तथा मिट्टी के प्रभावों की व्याख्या की जाती है। यानी जो मोंटेस्क्यू महोदय हैं, मोंटेस्क्यू महोदय ने ऐसा कहा है कि मनुष्य के जीवन पर, यानी मनुष्य के जीवन पर हम किस प्रकार की व्याख्या करते हैं, यानी मनुष्य के जीवन पर जो हमारे को व्याख्या करनी है, वो व्याख्या किसकी करते हैं? जलवायु की तथा मिट्टी के प्रभावों की व्याख्या करती है। अर्थात जलवायु भी भौतिक कारक है तथा मिट्टी भी भौतिक कारक है। इसका मतलब यहाँ भी मोंटेस्क्यू महोदय ने भी प्रकृति को ही प्रभावी बताया है, अर्थात उन्होंने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया है। तो हम कैसे नकार सकते हैं नियतिवादियों के अनुसार कि प्रकृति प्रभावी नहीं है और मानव प्रभावी है? नहीं, मानव को जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, मानव को जो बेस प्रदान किया जा रहा है, वो बेस तो किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है? वह तो प्रकृति के द्वारा ही तो प्रदान किया जा रहा है ना। तो मोंटेस्क्यू महोदय का जो विचार है,
जलवायु और मिट्टी का प्रभाव मानव पर पड़ता, हाँ जलवायु और मिट्टी का प्रभाव मानव पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जलवायु मानव के अनुकूल नहीं होगी और मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो वहाँ पर मानव अपना रहना पसंद नहीं करेगा, मानव उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाएगा। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं हमारे पास में आई तो मानव को प्रभावित किसने किया? मानव को प्रभावित प्रकृति ने तो किया, अर्थात वह वहाँ की भौतिक दशाएं मानव के अनुकूल नहीं थी। जब भौतिक दशाएं मानव के अनुकूल नहीं थी तो मानव ने उस स्थान को छोड़ा और मानव नए स्थान की ओर क्या कर गया? मानव नए स्थान की ओर गमन कर गया। मैं बात करते हूँ नियतिवादी विचारधारा का ठोस यानी जो वास्तविक विकास है, यानी नियतिवादी विचारधारा का वास्तविक विकास में यानी रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, सॉलिड रियल डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ, तो यह है यानी आता है 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा ही संभव हुआ। यानी हम बात करें कि नियतिवादी विचारधारा का ठोस, देखिए नियतिवादी विचारधारा का ठोस वास्तविक विकास, नियतिवादी विचारधारा का ठोस और कौन सा विकास? वास्तविक विकास। ठोस और वास्तविक विकास उन्नीसवीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेताओं यानी जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा किया गया। देखिए हम बात करते हैं कि नियतिवादी विचारधारा का जो ठोस विकास हुआ है, कौन सी विचारधारा का? यानी नियतिवादी विचारधारा का जो ठोस विकास हुआ है वह यानी जो ठोस विकास हुआ है वह ठोस विकास जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा कौन सी शताब्दी में किया गया? यानी जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। यानी नियतिवादी विचारधारा का जो सॉलिड वास्तविक विकास हुआ है कि नियतिवादी विचारधारा भी कोई है इस प्रकृति में, तो उसका यानी पूर्ण सॉलिडता के साथ जो अपने विचारों को पेश किया है, जो अपने विचारों को रखा है इस मंच पर, वो कब रखा? 19वीं शताब्दी में। कौन से संप्रदाय द्वारा? यानी जर्मन स्कूल के द्वारा, यानी जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा इस प्रकार के विचार को रखा गया है। ठीक है ना। हम बात करते हैं स्ट्रेबो मोदे की, वरेनियस तथा कांट की। ठीक है ना। यानी स्ट्रेबो है, वरेनियस मोदे है, कांट हैं, ये सारे परंपरागत रूप से प्रकृति को सर्वशक्तिमान तथा मानव जीवन का नियंत्रक मानते हैं। कौन? वरेनियस मोदे, कांट मोदे, मैं बात करूं वरेनियस मोदे, कांट मोदे और स्ट्रेबो मोदे, यानी इन सभी भूगोलवेताओं ने परंपरागत रूप से बात, यानी मैं ट्रेडिशनल रूप से आपसे बात करूं, मैं परंपरागत रूप से बात करूं
कि परंपरागत रूप से प्रकृति को सर्वशक्तिमान तथा मानव जीवन का क्या माना है, मानव जीवन का नियंत्रक माना है। इन लोगों के द्वारा प्रकृति को मानव जीवन का नियंत्रक एवं सर्वशक्तिमान माना गया है। कौन से भूगोलवेताओं के द्वारा? यदि मैं आपसे बात करूं कि ये जो नियतिवादी भूगोलवेता हैं उनमें मैं बात करूं स्ट्रेबो मोदे, मैं वरेनियस मोदे, मैं कांट मोदे, इन्होंने परंपरागत रूप से सर्वशक्तिमान यानी प्रकृति को सर्वशक्तिमान तथा मानव का नियंत्रक माना है। क्या माना है? मानव का नियंत्रक माना है। इन्होंने ऐसा कहा है कि मानव यहाँ पर किस प्रकार का कार्य करता है, मानव यहाँ पर कंट्रोलर का कार्य कर रहा है। अर्थात मानव कंट्रोलर का कार्य नहीं कर रहा है, प्रकृति मानव पर कंट्रोलर का कार्य करती है। प्रकृति मानव पर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान या सर्वे सर्वा कौन है? सर्वे सर्वा प्रकृति है। ऐसा किसका मानना था? स्ट्रेबो मोदे का, कांट मोदे का और वरेनियस मोदे का ऐसा कहना था। मैं यदि आपसे बात करूं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की, एक शताब्दी के दो एरा होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है पूर्वार्ध का काल और एक होता है उत्तरार्ध का काल। यदि मैं पूर्वार्ध के काल की आपसे बात करूं तो पूर्वार्ध उस शताब्दी का प्रारंभिक समय होता है और उत्तरार्ध उस शताब्दी का अंतिम समय होता है, जब शताब्दी खत्म हो रही होती है। तो मैं आपसे बात कब की कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूर्वार्ध की, यानी 19वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध का काल था, मैं उस पूर्वार्ध के बाद की बात कर रहा हूँ। उनमें दो भूगोलवेता यानी उनमें से दो जर्मन भूगोलवेता और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे। एक तो था कौन? यानी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट मोदे और दूसरा भूगोलवेता था कार्ल रिटर मोदे। एक तो हमारे पास में भूगोलवेता आते हैं कौन? यानी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट मोदे और दूसरे हमारे पास में भूगोलवेता आते हैं कार्ल रिटर मोदे। उन दोनों ही भूगोलवेताओं ने, दोनों ही जर्मन भूगोलवेताएं थे, इन दोनों ही भूगोलवेताओं ने भौतिक पक्ष के साथ ही मनुष्य के अस्तित्व को स्वीकार किया है। यानी भौतिक पक्ष के साथ ही, भौतिक पक्ष का मतलब प्रकृति को प्रधान माना है इन दोनों ही भूगोलवेताओं ने। एक तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट मोदे और दूसरे हमारे पास में भूगोलवेता कार्ल रिटर मोदे। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेता हैं, ठीक है ना। इन दोनों ही महत्वपूर्ण भूगोलवेताओं ने हम बात करें, यानी इन दोनों ही, यानी जो ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का काल है, भौतिक पक्ष के साथ ही मनुष्य के अस्तित्व को स्वीकार किया है। भौतिक पक्ष के साथ ही, भौतिक पक्ष के साथ का मतलब हो गया कि इन्होंने प्रकृति को प्रधान माना है, भौतिक पक्षों को प्रधानता प्रदान की है, जिसमें तापमान है, मिट्टी है, खनिज है, जलवायु है, वृषा है आदि को निर्धारक माना है मानव जीवन के विकास का, मानव जीवन की स्वतंत्रता का, कि मानव जीवन का अस्तित्व तभी संभव है जब ये सारे भौतिक कारक मानव के अनुकूल होंगे, वरना ये प्रकृति के कारक अनुकूल होंगे तो ही संभव है, वरना मानव स्वतंत्र रूप से इस प्रकृति में नहीं रह सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 19वीं शताब्दी के मध्य की, अर्थात 1859 की। मैं 1859 की आप लोगों से बात करूं, 1859 में डार्विन मोदे की जो प्रसिद्ध पुस्तक आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जाति की उत्पत्ति, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति जो बुक आई थी, यदि मैं प्रजातियों की उत्पत्ति की बात करूं, यानी प्रकाशित हुई, जिसमें डार्विन ने बताया कि यानी जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल ही क्या करते हैं, जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल ही, यानी अपने पर्यावरण के अनुसार ही अनुकूल बनाकर जीवित, यानी पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं। देखिए 1859 में, कब? 1859 में डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक, डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक की यदि हम आपसे बात करते हैं द
यानी डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन स्पीशीज, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। देखिए, प्रजातियों की उत्पत्ति प्रजातियों की उत्पत्ति यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसका मीन्स हो गया प्रजातियों की जो उत्पत्ति जो बुक है, इस बुक में यानी जीव पर्यावरण को अपने अनुकूल जीव पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाकर ही जीवित रहते हैं। यानी 1859 में डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रजातियों की उत्पत्ति, जीव पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाकर ही जीवित रहते हैं। यानी जीव पर्यावरण को क्या बनाते हैं, अपने अनुकूल बनाते हैं, और अपने अनुकूल बनाकर ही क्या करते हैं, जीव पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाकर ही क्या करते हैं, यानी जीवित रहते हैं। यदि वही पर्यावरण जीवों के अनुकूल नहीं होगा तो जीव प्रकृति में जीवित नहीं रहेंगे। तो डार्विन महोदय ने भी जो उनकी पुस्तक यानी डार्विन महोदय ने भी अपनी पुस्तक में इस प्रकार की गतिविधियों को क्या किया है, इस प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया है। क्या यानी इस प्रकार की गतिविधियों को शामिल करने का प्रयास किया है। उन्होंने भी पर्यावरण को ही, उन्होंने भी प्रकृति को भी प्रधान माना है और मानव को यहाँ पर गौण साबित करने का प्रयास किया है। यदि हम उनके अनुसार मानते हैं, यानी एक प्रसिद्ध जर्मन जीवशास्त्री और दार्शनिक हैं, यानी फिलोसोफर हैं, एक दर्शन शास्त्री हैं, एक जीव शास्त्री हैं, उनका नाम है अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी पर बल दिया है और स्पष्ट किया कि मनुष्य सभी जीव अपने पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं। यानी एक जर्मन जीवशास्त्री हैं और एक फिलोसोफर हैं, एक दार्शनिक हैं। उन्होंने ऐसा कहा है। यदि मैं उनके विचारों की बात करें, उनके उस जीव शास्त्री के विचारों की बात करें, तो मनुष्य सहित समस्त जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल ही यानी व्यवहार करते हैं। यानी अर्नेस्ट जो हेकल हैं, वो ये कह रहे हैं, इस प्रकार के विचार रख रहे हैं, जो एक जीव शास्त्री हैं और एक दार्शनिक हैं अर्नेस्ट हेकल महोदय, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक यानी मनुष्य और प्रत्येक जीव जंतु यानी पर्यावरण के अनुकूलन ही, यानी पर्यावरण के अनुकूल ही क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं या जीवित रहते हैं। यानी जैसा पर्यावरण होता है उसी पर्यावरण के अनुकूल ही क्या करते हैं, उसी पर्यावरण के अनुकूल ही यानी वह अनुकूलन करते हैं। यानी मनुष्य एक प्राणी है, उन्होंने कहा है, यानी हेकल महोदय ने कहा है कि मनुष्य एक प्राणी है जो पर्यावरण से प्रभावित होता है। यानी ऐसा कहना है किसका, अर्नेस्ट हेकल महोदय क्या, कि मनुष्य एक प्राणी है और मनुष्य एक प्राणी होने के नाते किससे प्रभावित होता है, मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होता है। अर्थात मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है
कि किसी न किसी रूप में यानी पर्यावरण का अर्थात प्रकृति का प्रभाव अर्थात प्रकृतिवादी इस विचारधारा का प्रभाव किस पर पड़ता है, मानव पर तो पड़ रहा है। इस बात को तो हमारे विभिन्न प्रकार के भूगोलवेता, हमारे दार्शनिक, हमारे जीव शास्त्री और हमारे राजनीतिज्ञ यानी जो हमारे जैसे एरिस्टोटल मोते थे, यानी इन्होंने सब लोगों ने ऐसा स्वीकार किया है कि किसी न किसी रूप में तो पर्यावरण अर्थात प्रकृति ने मानव जीवन को क्या किया है, मानव जीवन को प्रभावित करने का कार्य किया है। ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं यानी जो अमेरिकन भूगोलवेता हैं, प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय की। एल्सवर्थ जो हंटिंगटन महोदय हैं उन्होंने भी यानी नियतिवादी विचारधारा का समर्थन किया। कि उन्होंने समर्थन किया है एल्सवर्थ जो हंटिंगटन महोदय हैं, जो अमेरिकन भूगोलवेता हैं, उन्होंने भी जो नियतिवादी या प्रकृतिवादी या पर्यावरणीय निश्चयवादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा का क्या किया है, समर्थन किया है। यानी भौतिक तत्वों में इन्होंने जलवायु को क्या माना है, सर्वोपरि माना है या सर्वोत्तम माना है। यानी हम बात करें आपसे किसकी, यदि हम आपसे बात करते हैं यानी भौतिक तत्वों में जलवायु को, तो भौतिक तत्वों में जो जलवायु है, यदि इस जलवायु की यदि हम आपसे बात करते हैं तो इस जलवायु में उन्होंने इसको सर्वोपरि माना है। किसको सर्वोपरि माना है, यानी भौतिक तत्वों में यानी जलवायु को एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय ने सर्वोपरि माना है। यानी उन्होंने ये कहा है कि मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर यानी मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर जलवायु की अनिवार्यता पर वो बल दे रहे हैं। यानी मानव के प्रत्येक पक्ष पर यानी जलवायु की जो अनुकूलता है, किसकी, यानी जलवायु की जो अनुकूलता है, इस जलवायु की अनुकूलता पर क्या दे रहे हैं, जलवायु की अनुकूलता पर बल देने का जो कार्य किया जा रहा है, वह बल देने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, बल देने का कार्य हंटिंगटन महोदय के द्वारा किया जा रहा है। अर्थात उन्होंने ऐसा कहा है कि इस प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार के यदि हम आपसे कार्य की बात करते हैं तो हंटिंगटन महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। हंटिंगटन महोदय जो एक अमेरिकन भूगोलवेता हैं, वह एक नियतिवादी भूगोलवेता हैं, वह एक पर्यावरणीय निश्चयवाद में अपना विचार प्रकट करते हैं, अपने विचारधारा को कायम रखते हैं, अपने विचारधारा रखने वाले भूगोलवेता हैं और बहुत अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध भूगोलवेता हुए हैं। उन्होंने जलवायु और सभ्यता पर बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ भूगोल को दिया है इन्होंने। तो उन्होंने ऐसा कहा है, यदि मैं हंटिंगटन महोदय की बात करूं, ये भी नियतिवादी विचारधारा के क्या रहे हैं, ये भी नियतिवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। इन्होंने भी नियतिवादी विचारधारा का क्या किया है, नियतिवादी विचारधारा का समर्थन किया है। और इन्होंने ऐसा कहा है कि यानी भौतिक तत्वों में यानी सबसे सर्वोपरि है, तो सबसे सर्वोपरि क्या है, जलवायु है। यदि फिजिकल जो हमारे पास में फैक्टर हैं, यदि हम उनमें से सबसे महत्वपूर्ण किसी कारक को बाहर निकालना चाहे और हम ये कहें कि साहब भौतिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, कि जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यानी मानव के प्रत्येक पहलू पर जिसका प्रभाव, जिसका इन्फ्लुएंस होता है, तो हम आपको ये कहेंगे कि वह कारक हमारे पास में आता है। क्या, वह कारक आता है जलवायु, जो मानव के जीवन में अपना सर्वोत्तम स्थान को रखता है। मानव की गतिविधि, मानव की जीवनचर्या, मानव का रहन सहन, मानव का पैसा अर्थात मानव का ऑक्यूपेशन आदि को प्रभावित करने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, आदि को प्रभावित करने का कार्य जलवायु के द्वारा किया जा रहा है। तो भौतिक कारक कौन सा पार्ट है, फिजिकल फैक्टर का पार्ट है, यानी भौतिक दशाओं का पार्ट है। तो हम भौतिक दशाओं का अध्ययन किस में करते हैं, हम प्राकृतिक तत्वों में तो करते हैं, हम पर्यावरणीय तत्वों में तो करते हैं। तो क्या हंटिंगटन महोदय को हम ये नहीं कह सकते कि हंटिंगटन महोदय ने जिस विचारधारा का समर्थन किया है, वह विचारधारा हमारे पास में जो आती है, वह विचारधारा हमारे पास में कौन सी, नियतिवादी विचारधारा या हमारे पास में पर्यावरणीय विचारधारा आती है। हम आगे बात करते हैं प्रसिद्ध जो अमेरिकन भूगोलवेता हैं, एलन चर्चिल
सैंपल महोदया, इन्होंने भी नियतिवाद का प्रबल समर्थन किया है, पुरजोर समर्थन किया है। ये भी कट्टर नियतिवादी भूगोलवेता थी। कौन? एलन चर्चिल सैंपल महोदय। जब हम ये कह रहे हैं, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जर्मन भूगोलवेताओं ने इस विचारधारा को स्थापित करने का कार्य किया है। किन्होंने? जर्मन भूगोलवेताओं ने, यानी इस विचारधारा को यानी स्थापित करने का कार्य। तो हम दूसरी तरफ फ्रेडरिक रेटजेल महोदय की बात करते हैं, तो फ्रेडरिक रेटजेल महोदय जर्मन भूगोलवेता ही तो थे, यानी फ्रेडरिक रेटजेल महोदय जर्मन भूगोलवेता ही तो थे। तो फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने यानी जिन विचारों को हमारे पास में रखा है, यदि उन विचारों की यदि हम आपसे बात करते हैं तो ये उन्हीं की तो शिष्या है। कौन? यानी ये अमेरिकन भूगोलवेता एलन चर्चिल सैंपल, यानी एसी सैंपल, यानी सैंपल जो यानी जो अमेरिकन भूगोलवेता थी, यह जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। तो जर्मन भूगोलवेताओं में जब हम रेटजेल को शामिल करते हैं तो क्या रेटजेल ने नियतिवाद का समर्थन नहीं किया है? रेटजेल महोदय ने भी, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने भी नियतिवाद का समर्थन किया है, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा का समर्थन किया है। तो क्या वो प्रभाव क्या सैंपल महोदय में नहीं आएंगे? हाँ, सैंपल महोदय ने में उन्हीं विचारों का अनुगमन किया, अनुसरण किया और अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाया, अर्थात रेटजेल महोदय के विचारों को आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ा करके जो विचारधारा जो सामने लेकर के आए वह नियतिवाद के कठोर प्रवर्तक और समर्थक थी, यानी सैंपल महोदया। उन्होंने इसका समर्थन किया है और नियतिवादी जो विचारधाराएं थी उनका पुरजोर समर्थन किया है। उनकी जो बुक है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, जिसका एडिशन हमारे पास में 1911 में आता है, 1911 में आता है, जिसका प्रकाशन 1911 में होता है। इन्फ्लुएंस यानी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, अर्थात ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट यानी भूगोल पर, यानी पर्यावरण का प्रभाव, यानी भूगोल पर पर्यावरण का प्रभाव, अर्थात बुक का नाम ही उन्होंने पर्यावरणीय विचारधारा पर रख दिया। उसका प्रकाशन कब हो जाता है? उस बुक का प्रकाशन 1911 में हो जाता है। अर्थात उस बुक में यानी सैंपल महोदया कठोर नियतिवादी भूगोलवेता की बात करती है, कठोर नियतिवाद की बातें करती है, पुरजोर नियतिवाद का समर्थन करती है अपनी बुक में। जिस बुक का प्रकाशन कब होता है? जिस बुक का प्रकाशन 1911 में होता है। अर्थात अपने प्रभावशाली लेखन शैली के द्वारा, किसके द्वारा? अपने प्रभावशाली लेखन शैली के द्वारा सैंपल महोदय ने, यानी सैंपल महोदया की जो शैली थी वह बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक शैली थी। यानी प्रभावशाली और आकर्षक शैली के द्वारा ऐसी सैंपल महोदया ने इस नियतिवादी विचारधारा को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा इस नियतिवाद का पुरजोर समर्थन किया गया है। हम आपके सामने बहुत भूगोलवेताओं की बात करके हैं, जिनमें कांट महोदय हैं, वरेनियस महोदय हैं, स्ट्रेबो महोदय हैं, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास में दार्शनिक है, जिसमें यानी अर्नेस्ट हेगल महोदय हैं, मोंटेस्क्यू महोदय हैं, यानी हमारे पास में अरस्तु महोदय हैं। इसके अलावा अमेरिकन भूगोलवेता एलन चर्चिल सैंपल महोदया है, आदि हमारे पास में इतने भूगोलवेताएँ आए और इन भूगोलवेताओं ने ऐसा ही पुरजोर समर्थन किया है नियतिवादी विचारधारा का। तो इस प्रकार की विचारधारा को हम पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा, नियतिवादी विचारधारा और निश्चयवादी विचारधारा के नाम से हम संबोधित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म ऑफ डिटरमिनिज्म, यानी आलोचना नियतिवादी विचारधारा की। क्या हम आपसे क्रिटिसिज्म की बात करते हैं? जो नियतिवादी विचारधारा हमारे पास में आती है, इस नियतिवादी विचारधारा की हम किसकी बात करते हैं? आपसे हम नियतिवादी विचारधारा की आलोचना की हम आपसे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से यह विचारधारा यानी 19वीं शताब्दी से लेकर के और वर्तमान समय तक अपने अस्तित्व को या अपने महत्व को कायम नहीं रख पाई। इस विचारधारा में ऐसी कौन सी खामियां थी,
उन खामियों की वजह से वह विचारधारा लंबे समय तक यानी विचारधाराओं के जबान यानी भूगोलवेताओं के जबान पर नहीं रुक पाई। यानी इसके स्थान पर यदि किसी नई विचारधारा का विकास होता है तो हम ये मानते हैं कि नई विचारधारा कुछ नए विचारों के साथ आती है और पहले वाली विचारधारा को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो हम बात करते हैं आलोचना की, नियतिवाद यानी निश्चयवाद की आलोचना, यानी निश्चयवाद की आलोचना यानी नियतिवाद या निश्चयवाद की आलोचना, ठीक है ना। नियतिवाद की आलोचना। हम किसकी बात कर रहे हैं आपसे? हम आपसे बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हैं। यानी हम पर्यावरणीय निश्चयवाद की क्या? पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है उस पर्यावरणीय निश्चयवाद की हम आलोचना की आपसे बात करते हैं कि ये विचारधारा इतने लंबे समय तक रुकी रही, फिर भी इसमें ऐसी कौन सी खामियां आ गई थी। उन खामियों की वजह से यह विचारधारा लंबे समय तक यानी भूगोलवेताओं के द्वारा ग्रहण नहीं की गई। और जब भूगोलवेताओं के द्वारा इस विचारधारा को लंबे समय तक ग्रहण नहीं किया गया और भूगोलवेता एक नए विचारधारा की ओर अपने आप को टर्न कर गए, अपने आप का रुख बदल दिए और बदल करके एक नई विचारधारा की ओर गमन कर गए। ऐसा क्या कारण रहा, ऐसे क्या विचारधाराएं रही? उन विचारधाराओं की वजह से, उन विचारों की वजह से इस प्रकार के विचार भूगोलवेताओं के मध्य आए। और भूगोलवेताओं के मध्य जैसे ही इस प्रकार के विचार आए तो क्या ऐसा सुधार हुआ? क्या ऐसा सुधार हुआ मानव के कौशल में, मानव के तकनीकी ज्ञान में? इस कारण से धीरे धीरे नियतिवादी विचारधारा को तो हटाया गया और उसके स्थान पर कोई न कोई नई विचारधारा आ गई। हम बात करते हैं इसके आलोचना की। हम बात करें 20वीं शताब्दी के मध्य की, यानी 20वीं शताब्दी का मध्य यानी जो 20वीं शताब्दी थी वो लगभग हाफ खत्म हो चुकी थी, आधी खत्म हो चुकी थी। यानी कुछ ही समय बाद में, कुछ ही सालों के बाद में 21वीं शताब्दी प्रारंभ होने वाली थी। में नियतिवादी विचारधारा की मान्यता में कमी आई तथा मानवीय क्रियाकलाप की भूमिका का महत्व बढ़ने लगा। यानी 20वीं शताब्दी के मध्य में, कौन सी शताब्दी के मध्य की बात कर रहा हूँ मैं आपसे 20वीं शताब्दी के मध्य की बातें कर रहा हूँ। कौन सी शताब्दी के मध्य की बातें कर रहा हूँ? मैं आपसे 20वीं शताब्दी के मध्य की बातें कर रहा हूँ। मैं 20वीं शताब्दी के मध्य की यदि आपसे बात करूँ तो 20वीं शताब्दी के मध्य में यदि हम बात करें यानी निश्चयवादी विचारधारा की मान्यता में क्या आने लगी? निश्चयवादी विचारधारा की मान्यता में कमी आने लग गई थी। निश्चयवादी विचारधारा थी उसका महत्व कम होने लग गया था तथा मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका को महत्व मिलने लगा। अर्थात मैं आपसे बात करता हूँ 20वीं शताब्दी की, तो देखिए आप 20वीं शताब्दी के मध्य में नियति, इसी को भाई निश्चयवादी भी कहते हैं, पर्यावरण निश्चयवादी भी यही कहलाती है। नियतिवादी विचारधारा में
यानी 20वीं शताब्दी के मध्य में नियतिवादी विचारधारा में कमी आने लगी तथा मानवीय क्रियाकलापों की तथा मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका बढ़ने लगी देखिए 20वीं शताब्दी के मध्य में, यानी लगभग 20वीं शताब्दी आधी हाफ खत्म हो चुकी थी। उस शताब्दी के मैं मध्य की आपसे बात करूं, 20वीं शताब्दी के मध्य में नियतिवादी विचार में कमी आई। नियतिवादी विचारों में, यानी विचारधारा में या विचारों में, नियतिवादी विचारधारा में क्या आई, नियतिवादी विचार में कमी आने लगी तथा मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका बढ़ने लगी। यानी मानवीय क्रियाकलापों की जो भूमिका थी, यानी मानवीय क्रियाकलापों के मैं भूमिका की आपसे बात करूं कि मानवीय क्रियाकलापों की जो भूमिका थी, उस भूमिका का महत्व क्या होने लग गया, मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका का महत्व बढ़ने लग गया। जब मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका का महत्व बढ़ने लग गया, किसका महत्व बढ़ने लग गया, यानी मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका का जब महत्व हमारे पास में बढ़ने लग गया, इसका मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे अब प्रकृति पर मानव की छाप पड़ने लग गई है। धीरे धीरे मानव अब प्रकृति के स्थान पर अपनी अहम भूमिका ज़्यादा निभाने लग गया है। इसका मतलब ये जो विचारधारा थी, ये जो मानव को तो गुण कर रही थी और प्रकृति को सर्वे सर्वा कर रही थी, यह विचारधारा धीरे धीरे मानव दिमाग से हटने लग गई। अर्थात इस विचारधारा को मानव गौण विचारधारा मानने लगा और अपने बुद्धि कौशल, अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा मानवीय क्रियाकलापों में मानव की क्या बढ़ने लग गई, मानवीय क्रियाकलापों में मानव की भूमिका बढ़ने लग गई। क्या बढ़ने लग गई, मानव की भूमिका बढ़ने लग गई। ठीक है ना, क्या बढ़ने लग गई, मानव की भूमिका बढ़ने लग गई। यानी आगे हम बात करते हैं, अगला विचार आता है कि रेट जेल एवं सैंपल के द्वारा भी स्वीकार किया गया कि प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण न होकर प्रभाव ही है। क्या है, पूर्ण नियंत्रण न होकर प्रभाव ही है। देखिए
कि रेडजेल महोदय और सैंपल महोदय के द्वारा हम बात करते हैं, एक तो रेडजेल महोदय और दूसरे ऐसी सैंपल महोदय, एलन चर्चिल सैंपल महोदय के द्वारा, यानी हम बात करें कि यह स्वीकार किया गया कि प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण न होकर प्रभाव या इन्फ्लुएंस ही है, कि पूर्ण रूप से प्रकृति मानव को नियंत्रित नहीं करती है। अर्थात हाँ, मानव के कार्यों पर, मानव की गतिविधियों पर प्रकृति अपना प्रभाव छोड़ती है, अपनी छाप छोड़ती है, लेकिन पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं करती है प्रकृति, ऐसा मानना है अमेरिकन भूगोलवेत्ता ऐसी सैंपल महोदय का और जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल महोदय का। अर्थात मानव की गतिविधियों पर, चाहे मानव के आर्थिक कार्य हो, चाहे मानव के सामाजिक कार्य हो, चाहे मानव के राजनीतिक कार्य हो, मानव के कैसे भी कार्य हो, तो प्रकृति उन कार्यों को पूर्ण रूप से नियंत्रित तो नहीं करती, लेकिन प्रकृति अपनी छाप उन कार्यों पर अवश्य छोड़ने का कार्य तो करती है। ये मानना है यानी रेडजेल महोदय और एलन चर्चिल सैंपल महोदय का। तो धीरे धीरे जो कट्टर नीतिवाद के समर्थक थे उनके शुरू में भी परिवर्तन आने लगा, उनके शुरू में भी सुर का मतलब उनके विचारों में भी यानी परिवर्तनता की झलक दिखाई देने लग गई। वह भी अब प्रकृति को गौण नहीं मान रहे थे, वह भी धीरे धीरे ऐसा कह रहे थे कि मानव विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा प्रकृति को प्रभावित करने का कार्य करता है। मानव यानी इस प्रकार के कार्य करने लग गए, ठीक है ना। समान भौगोलिक दशाओं वाले पर्यावरण में, किसमें? समान जो भौगोलिक दशाएं हैं उस समान भौगोलिक दशाओं वाले पर्यावरण में, भूगोल की दशाएं कैसी हैं? भौगोलिक दशाएं समान हो। जब हमारे पास में भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं? भौगोलिक दशाएं समान होती हैं। दशाओं वाले पर्यावरण में मानव की भिन्न भिन्न भूमिका से विभिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित होती है। क्या विकसित होती है? विभिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित होती है। जब हम विभिन्न प्रकार की संस्कृति की आपसे बात कर रहे हैं, यानी समान भौगोलिक दशाओं वाले पर्यावरण में, पर्यावरण की जो दशाएं होती हैं वह पर्यावरण की दशाएं कैसी होती हैं? पर्यावरण की दशाएं समान होती हैं। जब पर्यावरण की दशाएं समान होती हैं, जब हम बात करते हैं कि पर्यावरण की दशाएं हमारे पास में समान होती हैं वाले में, मानव की भिन्न भिन्न भूमिका से विभिन्न लक्षणों वाले, यानी मानव की भूमिका अलग अलग होती है, मानव का रोल अलग अलग होता है। जब मानव का रोल अलग अलग होता है तो विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति होती है, उन संस्कृतियों का विकास हुआ है, क्योंकि मानव ने अलग अलग प्रकार की भूमिका में अपने कार्यों को संपादित करने का कार्य किया है। जब मानव ने अलग अलग प्रकार की भूमिका में यानी कार्यों को संपादित करने का यानी सुचारू रूप से कार्य संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास किया है, तो मानव के उन कार्यों की भूमिका में अंतर आया। उस कार्यों की भूमिका में अंतर आने के कारण से मानव की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में भी क्या आया? मानव की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में भी अंतर आया है। जब मानव की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में अंतर आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे नियतिवादी विचारधारा का महत्व कम होता जा रहा था और उसी के साथ लोगों के विचारों में, लोगों के बुद्धि कौशल पर, लोगों के जो विचार थे वो धीरे धीरे एक नई विचारधारा की ओर यानी बढ़ने लग गए थे। लोगों के दिमाग में ये आने लग गया था कि जो कुछ करने वाली है वह सर्वे सर्वा प्रकृति ही नहीं है। हम ये तो मान सकते हैं
कि प्रकृति का प्रभाव मानव के कार्यों पर तो पड़ता है, प्रकृति का प्रभाव मानव के कार्यों पर तो पड़ता है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकृति इन सबको प्रभावित करने का कार्य नहीं करती है। अर्थात मानव का भी तो कुछ योगदान तो है ना, मानव ने भी तो कुछ तकनीकी विकास तो किया है ना, मानव ने भी तो कुछ अपने कार्यों में इस प्रकार की भूमिका को अदा किया है ना, जिसके द्वारा नहीं होने वाले कार्यों को भी मानव धीरे धीरे संपादित करने लग गया है। इसका मतलब मानव की सोच में भी तो वृद्धि हुई है ना। जब मानव की सोच में वृद्धि हुई है तो क्या मानव ने प्रकृति पर अपनी छाप नहीं छोड़ी है? मानव ने अपनी प्रकृति पर भी छाप छोड़ी है। अर्थात इस विचारधारा का धीरे धीरे क्या होने लग गया, धीरे धीरे महत्व कम होने लगा। एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल थे। यदि मैं एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल की बात करता हूँ, यानी प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल, बहुत महत्वपूर्ण विचारधाराएं दी है जर्मन दार्शनिक हीगल ने, यानी प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल के अनुसार, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल के अनुसार मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की बातें मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की बातें मत करो, अर्थात मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की बातें मत करो, क्योंकि जिस स्थान पर पूर्व में यूनानी लोग रहते थे, वहाँ पर यानी जिस स्थान पर पूर्व में यानी कौन रह रहे थे, जिस स्थान पर पूर्व में यानी यूनानी लोग रहते थे, वहाँ पर वर्तमान में
वहाँ पर वर्तमान में कौन रहते हैं? वहाँ पर वर्तमान में तुर्क लोग रहते हैं। वहाँ पर वर्तमान में तुर्क लोग रहते हैं। वहाँ पर वर्तमान में तुर्क लोग रहते हैं। तथा यही बात निश्चयवाद का तथा यही बात निश्चयवाद का क्या करती है? तथा यही बात निश्चयवाद का क्या करती है? तथा यही बात निश्चयवाद का खंडन करती है। क्या करती है? खंडन करती है। हम आपसे बात कर रहे थे कि जिस स्थान पर यानी प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल हैं, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल हैं, तो प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल महोदय ने क्या कहा है? प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल महोदय ने ये कहा है कि जिस स्थान पर, यानी मेरे सामने आप भौगोलिक नियतिवाद की बातें मत करो, यानी मेरे सामने आप भौगोलिक नियतिवाद को प्रधानता मत दीजिए। क्यों मत दीजिए? यदि मानव अपने परिवर्तनवादी प्रवृत्ति को नहीं अपनाता, यदि मानव में परिवर्तन नहीं होता, तो क्या ऐसा परिवर्तन होता क्या? यानी कहाँ पर? क्योंकि जिस स्थान पर पूर्व में यूनानी लोग रहते थे, वहाँ पर वर्तमान में तुर्क लोग रहते हैं। वहाँ पर कौन से लोग रहते हैं? वहाँ पर वर्तमान में तुर्क लोग रहते हैं। कौन से लोग रह रहे हैं? वहीं पर वर्तमान में तुर्क लोग रह रहे हैं। देखिए, यानी वहीं पर वर्तमान में तुर्क लोग रह रहे हैं। यानी आप मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की बातें मत करिए। क्यों? इसलिए मत करिए, यदि भौगोलिक नियतिवाद प्रभावी होता, यदि भौगोलिक नियतिवाद प्रभावी होता, तो आज क्या होता? आज इस प्रकार का परिवर्तन थोड़ी होता कि जिस स्थान पर कोल रह रहे थे, जिस स्थान पर यूनानी लोग रहते थे, तो यूनानी लोगों के स्थान पर तुर्क लोग कैसे रिप्लेस हो जाते? उनके स्थान पर क्यों आ जाते? क्या वह वहाँ की तुर्क लोगों की जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति थी और यूनानी लोगों की जो भौगोलिक स्थिति थी, क्या वो दोनों में अंतर नहीं है? क्या वहाँ की जलवायु में अंतर नहीं है? क्या वहाँ की मिट्टी की प्रकृति में अंतर नहीं है? क्या वहाँ के तापमान में अंतर नहीं है? यदि प्रकृति प्रभावी होती तो वह यूनानी लोगों के स्थान पर तुर्क लोग कैसे समायोजित होते? इसका मतलब मेरे सामने ये जो नियतिवाद की बातें हैं, ये नियतिवाद की बातें मत करिए। ऐसा कहने वाले थे प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल महोदय। कौन थे? प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक जो हीगल महोदय थे, उन हीगल महोदय ने ऐसे ही कहा है। हीगल महोदय ने क्या कहा है? हीगल महोदय ने ऐसा कहा है, यदि आप मेरे सामने नियतिवाद की बातें कर रहे हो, तो नियतिवाद की बातें तो जो ढकोसला बातें हैं, ये तो व्यर्थ बातें हैं, ये तो तथ्यहीन बातें हैं। क्यों हैं? यदि आप एक तरफ तो हमारे जर्मन भूगोलवेता नियतिवाद को कठोरता के साथ और पूर्ण प्रबलता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, इस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। यदि इस प्रकार के परिवर्तन आते, तो इस प्रकार के यदि मैं परिवर्तनों की आपसे बात करूं, इस प्रकार के परिवर्तनों के कारण से हम मुख्य रूप से बातें करें आपसे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए, तो इस प्रकार की बातें जब हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बातों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि यदि जिस स्थान विशेष पर यदि भौगोलिक दशाएं प्रभावी होती, यदि भौतिक दशाएं, यदि वो फिजिकल कंडीशंस, वो फिजिकल फैक्टर प्रभावी होते, तो क्या यूनानी लोगों के निवास स्थान पर क्या तुर्क लोग रिप्लेस हो जाते? क्या वो वहाँ पर निवास कर जाते? क्या ऐसा नहीं करते। लेकिन ऐसा इसलिए हो गया कि हम आपसे बातें करें
कि वह विचारधारा हमारे पास में पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं थी। अर्थात मानव में इस प्रकार की क्षमता है कि मानव ने भौतिक दशाओं में अपने बुद्धि कौशल के द्वारा परिवर्तन करने की संभावना है। तभी तो सब फ्रांसीसी लोगों के द्वारा, फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के द्वारा संभववादी विचारधारा लाई गई थी, तभी तो वो संभावना उनके द्वारा व्यक्त की गई थी। हम आगे बढ़ाते हैं। यानी आज तक जितने भी हमारे कार्य संपादित हुए हैं, यानी आज तक जितने भी हमारे कार्य संपन्न हुए हैं, यानी आज तक के जितने भी कार्यों को यदि मैं आज तक संपन्न कार्यों को मात्र प्रकृति के संकेतों पर किए गए कार्य नहीं माना जा सकता। यानी आज तक जितने भी कार्य संपन्न हुए हैं, यदि हम मुख्य रूप से बात कर सकते हैं कि आज तक जितने भी सारे कार्य संपन्न हुए हैं, यदि उन संपन्न कार्यों को यदि हम प्रकृति के संकेतों, यदि हम प्रकृति के संकेतों को पूर्ण प्रधानता देते हैं, यदि आज तक हम जितने भी सारे कार्य हैं, यदि हम इन सब कार्यों को यदि हम प्रकृति की पूर्ण, यानी हम संकेतों की बात करते हैं कि साहब जितने भी सारे कार्य हुए हैं वो सारे प्रकृति के इशारों पर ही हुए हैं, तो अर्थात इसमें मानवीय जो क्षमताएं हैं या मानवीय क्षमताओं या मानवीय आयामों का कोई महत्व नहीं है। तो ये कहना तो व्यर्थ की बातें हैं हमारी नहीं कि मानवीय क्षमताओं या मानवीय आयामों के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के जो कार्य आज से पहले जो संपादित हुए हैं, क्या उनमें मानव का योगदान नहीं था? क्या उन कार्यों में भी तो किसका योगदान था? उन कार्यों में भी तो मानव का योगदान था ना। हम उन कार्यों को कैसे नकार सकते हैं कि उन कार्यों में मानव का योगदान नहीं था? उन कार्यों में भी मानव का योगदान पूर्ण रूपेण था। अर्थात आज से पहले संपन्न हुए जितने भी कार्य हैं वो सारे प्रकृति के संकेतों के आधार पर संपादित नहीं हुए हैं, बल्कि उन कार्यों में भी मानवीय क्षमताओं का, अर्थात मानवीय क्षमताओं का, यानी उनमें भी क्या किया गया है? उनमें भी भरपूर प्रयोग किया गया है। तो हम इस चीज़ को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अर्थात एक हमारे पास में भूगोलवेता हैं डिमोलिन्स महोदय। तो डिमोलिन्स जो महोदय हैं, डिमोलिन्स महोदय ने ये स्वीकार किया है कि मानवीय क्षमताएं किसी स्थान को परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डिमोलिन्स महोदय क्या कहते हैं कि मानवीय जो क्षमताएं हैं, यानी जो मानव की ह्यूमन कैपेसिटीज हैं, मानव की जो यानी जो मानव की क्षमताएं हैं, अर्थात वे मानवीय क्षमताएं किसी स्थान को परिवर्तित करने में, यदि उस स्थान पर परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती हैं। जब किसी स्थान विशेष पर परिवर्तन ला रहे हैं तो हम भौतिक दशाओं में तो परिवर्तन ला रहे हैं, हम प्राकृतिक दशाओं में तो परिवर्तन ला रहे हैं। किसके माध्यम से ला रहे हैं? हम मानवीय क्षमताओं के माध्यम से ला रहे हैं। यदि हम मानवीय क्षमताओं में वहाँ पर परिवर्तन ला रहे हैं तो फिर कहाँ पर नियतिवादी विचारधारा, पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा प्रधान हो रही है? तो वो तो गौण हो रही है मानवीय क्षमताओं के सामने। तो हम इस आधार पर, डिमोलिन्स महोदय के विचारों के आधार पर, हम इस विचारधारा का भी हम क्रिटिसिज्म यानी आलोचना हम कर सकते हैं कि डिमोलिन्स महोदय सही कह रहे हैं, और जिससे मानव ने अपनी क्षमताओं के माध्यम से, यानी मानव ने अपनी क्षमताओं के माध्यम से जिस स्थान को परिवर्तित किया है, यानी मानव ने अपनी क्षमताओं के माध्यम से, यानी जिस स्थान को मानव ने परिवर्तित किया है, यानी मानव ने अपने क्षमताओं के माध्यम से जिस स्थान को परिवर्तित किया है, परिवर्तन करने की मानव ने क्या रखी है? मानव की परिवर्तन करने की जो क्षमता है, अर्थात जब मानव ने उस स्थान को क्या कर दिया? मानव ने उस स्थान को अपने प्रभाव से स्वयं को, यानी उस प्रकृति के प्रभाव को समाप्त कर दिया, और समाप्त करके यानी अपने प्रभाव को वहाँ पर कायम कर दिया, तो धीरे धीरे मानव का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे गौण होता जा रहा है। यानी अगले हम कॉन्सेप्ट की ओर बात करते हैं कि मानव ऐसी मशीन नहीं, यानी हम मानव को एक मशीन की संज्ञा नहीं दे सकते हैं कि मानव ऐसी कोई मशीन नहीं है। क्या
जिसकी स्वयं की कोई अभिलाषा है, जिसकी स्वयं की कोई अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब कोई इच्छा हो, कोई इंटरेस्ट हो, कोई यानी मानव की कोई ऐसी कोई इच्छा शक्ति हो, तो मानव कोई ऐसी मशीन नहीं जिसकी स्वयं की क्या हो, अभिलाषा हो, मानव की स्वयं की क्या हो, इच्छा हो। उसके जन्म की यानी उसके जन्म की, यानी बात करें मानव का जो जन्म है ना, मानव के जन्म स्थान की परिस्थितियां यदा कदा, यानी मानव के जो जन्म स्थान की परिस्थितियां हैं ना, कि मानव का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, किन भौगोलिक दशाओं में हुआ है, यानी मानव के जन्म स्थान की परिस्थितियां यदा कदा उसे एक नियंत्रित एवं उदासीनता लिए हुए शिष्य के सदृश पाती है। यानी नियंत्रित एवं उदासीनता लिए हुए शिष्य के सदृश पाती है। यानी नियंत्रित एवं उदासीनता लिए हुए शिष्य के सदृश पाती है, यानी शिष्य के सदृश पाती है। तो मानव ऐसी कोई मशीन नहीं है कि मानव की स्वयं की क्या हो, अभिलाषा हो, मानव की स्वयं की क्या हो, इच्छा हो। लेकिन हम यदि इसी विचारधारा के साथ साथ बात करते हैं, उसके जो जन्म स्थान की परिस्थितियां हैं ना, यानी यदा कदा उसे एक नियंत्रित एवं उदासीनता लिए हुए शिष्य के सदृश पाती हैं। क्या पाती हैं? यानी नियंत्रित, यानी जन्म के समय मानव की इच्छाएं बहुत नियंत्रित होती हैं और मानव उदासीन होता है। जब मानव उदासीन होता है, जब मानव क्या होता है, मानव नियंत्रित होता है। यदि मानव में इस प्रकार की क्षमता नहीं होती तो मानव की जन्म के समय जो विशेषताएं थी, यानी मानव की जन्म के समय जो विशेषताएं थी, तो जन्म के समय की विशेषताएं मानव के पूरे जीवन काल में ही होती, फिर मानव नियंत्रित ही रहता, फिर मानव उदासीन ही रहता, तो मानव फिर सक्रिय कैसे हो जाता है? क्या मानव में ऐसा कौशल नहीं है? क्या मानव में ऐसी क्षमता नहीं है कि जो प्राकृतिक परिस्थितियों को यानी प्रकृति के विभिन्न कारकों को परिवर्तित कर सकता है? मानव में इस प्रकार की क्षमता है कि मानव प्रकृति के विभिन्न प्रकार की शक्तियों को क्या कर सकता है, विभिन्न प्रकार के कारकों को परिवर्तित करने की मानव में क्षमता होती है। तो इन सभी कारकों के आधार पर हम आपको कह सकते हैं कि नियतिवाद की क्या की गई है, नियतिवाद की आलोचना की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा मानव और जो प्रकृति का संबंध है, उनमें जो हमारे पास में एक संप्रदाय आया था, क्या यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या निश्चयवादी विचारधारा, वह हमारी आज संपूर्ण होती है। हम नेक्स्ट क्लास में नई विचारधारा के साथ, पॉसिबलिज्म की विचारधारा के साथ हम आपसे पुनः मिलते हैं, पुनः मुखातिब होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे हम आपसे विराम चाहते हैं। मैं एक वीडियो के साथ जो हमारा फर्स्ट यूनिट का यानी सेकंड लास्ट टॉपिक है, यानी उसी के साथ हम आपसे बहुत जल्दी ही मिलेंगे। और हमारा संभववादी विचारधारा के बाद में हम नियो डिटर्मिनिज्म में पढ़ेंगे। तो जो नियो डिटर्मिनिज्म का जो हमारा विचार है, यदि उस विचार की हम आपसे बात करते हैं, इसी के साथ हम हमारे फर्स्ट यूनिट को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।